हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, इस वाले चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एनर्जी थ्योरम्स और सेंट्रल ऑर्बिट्स ना, इसके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है मैकेनिक्स के ऊपर, तो आई बटन पे जाइए और उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो का प्रमोशन होने के बाद आइए शुरू करते हैं। क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशन ना। देखिए, इसमें आज हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इससे चैप्टर 3 से रिलेटेड उसको हम लोग सीख लेंगे। उसमें पहला क्या है कि टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी गिवन नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। मतलब कि हम लोगों को अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज ना लग रहे हों, उस पर अप्लाई हो रहे हों, तो हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स किस तरीके से फाइंड आउट होता है। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, थोड़ा सर्दी हो गया है ना। देखिए, हाँ, तो ऐसा नहीं कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ बुक से सॉल्व करा रहा हूँ तो ऐसे ही समझा दूंगा जी, नहीं, मैं आप लोगों को 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि F1 F2 या डॉट डॉट Fn ना, ये क्या है, कोई बहुत सारे फोर्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल पे एट ऊपर ना। और OX OY OZ ये क्या है, ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं ना। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ पे OX ना, यहाँ पे OX OY एंड OZ। ठीक, इस तरीके से 3 क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। और अगर R जो है ना वह रिजल्टेंट हो ना तीनों फोर्सेस का, तो फिर R इज इक्वल टू होगा F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn ना। ये वेक्टर फॉर्म में लिखे गए हैं। यहाँ पे जब डार्क में लिखा होता है ना, तो इसका मतलब वो वेक्टर फॉर्म में होता है। और अगर I J K ये क्या हो, यूनिट वेक्टर हो ना, OX OY OZ के रिस्पेक्ट में, तो फिर जो RI RJ RK ये क्या होंगे, यह रिजल्टेंट फोर्स R है ना। तो इसका मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स के पार्ट्स होंगे अलोंग द OX OY एंड OZ। ठीक है, आप लोग को आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा क्या दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे RI ना R.I ना, यानी कि जो मिलेगा हम लोग को, ये क्या मिलेगा, F1.I प्लस F2.I प्लस डॉट डॉट Fn.I ना। इसका मतलब कि हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, I वाला कंपोनेंट यहाँ पे मिल गया, उसको हम लोगों ने कैपिटल X सपोज कर लिया। उसी तरीके से R.J ना, J वाला रिजल्टेंट फोर्स का एक्सिस OI के रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट होगा ना, या रिजॉल्व पार्ट होगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल वाई। और इसी तरीके से R.K बराबर कैपिटल Z ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट R along एनी एक्सिस ना इज इक्वल टू सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस along दैट एक्सिस। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि अगर हम लोगों को यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना उसका रिजॉल्व्ड पार्ट फाइंड आउट करना है किसी भी एक्सिस के अलोंग, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस हैं ना उन सभी का रिजॉल्व पार्ट फाइंड आउट करके उनका सम कर देना होगा, मतलब ऐड कर देना होगा। तो हम लोगों को जो रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स R का फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ना, ये क्या हो, एल्जेब्रिक सम हो ना, इसके XI के प्लस YJ के प्लस Z के कैप ना, इसको हम लोग R बराबर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग देखिए फिर R मतलब मॉड ऑफ R कितना होता है, अंडरवुड में इसके I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लिखा गया, अंडरवुड में X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ठीक, यानी R कैप बराबर R अपान मॉड ऑफ R ना, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू ये और मॉड ऑफ R मतलब ये ना। यहाँ पे ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि X अपान R और Y अपान R और Z अपान R, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है किसके, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स R के। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। ये आप लोगों को हल्का सा लंबा लगा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करना है, केवल ये हम लोग को, अगर मान लीजिए हम लोग को प्रूफ में यहाँ पे एक बार दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को हायर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BSc के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ particle under the action of a system of forces
यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस ना, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या हो रहे हों, अप्लाई हो रहे हैं, लग रहे हों, तो उस समय क्या कंडीशन होगी उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ना। तो क्या दिया गया है, बस थ्योरम देख लीजिए। अगर आप लोग प्रूफ भी देखना चाहते देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है ना। अरे वही जो नेट फोर्स होगा ना, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस ना, यानी कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी ना किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम में होने के लिए अंडर द एक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंडर में, वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस along एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेनी सेपरेटली, मतलब कि वो है यहाँ पे यक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, तभी जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है वो सारे के सारे जीरो होंगे ना। फिर यहाँ पे इसका प्रूफ भी दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए, अच्छा देखिए क्या ये इम्पोर्टेंट है, नहीं बेसिक लेवल से इम्पोर्टेंट नहीं है, हाई एग्जाम के लेवल से इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप लोग अगर प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पे होगा तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बराबर जीरो होगा, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो। ये हो गई कंडीशन नेसेसरी के लिए। तो सफिशिएंट के लिए कि अगर जब पार्ट ऑफ फोर्स एनी एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर ओ एक्स वेनी सेपरेटली, इसका एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, तो इसका मतलब आर बराबर भी जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा केवल होकर 40 से 45 सेकंड में ये तुरंत का तुरंत प्रूफ हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, रिडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेज टू अ सिंगल फोर्स एंड अ कपल, मतलब कि जब सिस्टम ऑफ फोर्सेज को किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं सिंगल फोर्स और एक कपल में। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ना एक्टिंग एट एनी गिवन पॉइंट, मतलब कि किसी भी रिजिड बॉडी के पॉइंट पे ना, जब बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस ना, एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स मतलब कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलें या फिर बहुत सारे फोर्स बोलें, एक ही मतलब है ना। तो यानी कि जब बहुत सारे फोर्सेस क्या हो रहे हों, लग रहे हों उस पर, तो वह जो है रिड्यूस हो सकता है किसी एक सिंगल फोर्स में एक्टिंग थ्रू एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट ना। कोई भी एक मतलब कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, उस पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसका सिंगल फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं ना। यानी कि जब कोई भी एक पॉइंट होगा ना किसी भी रिजिड बॉडी पे, ठीक मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, उस पर कोई भी पॉइंट है और उस पर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उस फोर्स को हम लोग एक सिंगल फोर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना। फिर उसके बाद कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देख लेंगे। और एक कपल में भी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अ कपल हुज एक्सिस पासेस थ्रू दैट पॉइंट, जिसका जो एक्सिस होगा वह उस पॉइंट से पास कर रहा होगा जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए सो इसका जो प्रूफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो मैं आप लोगों को इसका प्रूफ अगले वाले वीडियो में सिखाऊंगा। इसमें आप लोगों को केवल और केवल दो चीज़ याद रखना है। क्या है वो दो चीज़ें, देखिए एक है कि आर बराबर आर डैश होता है ना। यहाँ पे देखिए रिमेंबर दैट आर बराबर आर डैश और जी डैश बराबर जी माइनस सी क्रॉस आर ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सी क्या है, सी है कांस्टेंट वेक्टर, और आर आप लोग जानते ही हैं क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, और जी क्या है, जी है कपल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस ये इंपॉर्टेंट है ना, और बाकी वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सेंट्रल एक्सिस क्या होता है, ये सेंट्रल एक्सिस काफ़ी बार पूछा गया है कि डिफाइन करिए सेंट्रल एक्सिस को। देखिए एक सेंट्रल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके अलॉन्ग ना जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ऑफ मैग्नीट्यूड आर वो एक्ट करता है। ठीक, ये पहला चीज़ हो गया कि सेंट्रल एक्सिस होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जिसके लॉन्ग जो सिंगल रिजल्टेंट फोर्स होता है ना ऑफ मैग्नीट्यूड आर वो एक्ट करता है। और यह जो एक्सिस होता है ना, यह एक्सिस यह जो लाइन होती है वो एक्सिस होती है किसका, सिंगल कपल ऑफ मोमेंटम जी कॉस थीटा का यह एक्सिस होता है। ठीक, और टू विच द सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज रिड्यूस, यानी कि जिससे जो सिस्टम ऑफ फोर्स है ना किसी भी बॉडी पर वो क्या होती है, रिड्यूस होती है किसमें, कपल ऑफ मोमेंटम और एक सिंगल फोर्स में। अभी हम लोगों ने जो थ्योरम नंबर 3 ना इसके पहले जो हम लोगों ने छोड़ा है जिसका प्रूफ, वही से आप लोगों को ये जो है डेफिनेशन निकालना है। क्या, उसी को हम लोग सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। देखिए क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बार अच्छी तरीके से बहुत ही समझा देता हूँ। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया गया है, द लाइन अलॉन्ग व्हिच ना द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर
एक्ट, ठीक, ये एक पार्ट हो गया। फिर एंड विच इज आल्सो द एक्सिस ऑफ द सिंगल कपल ऑफ मोमेंटम जी कॉस थीटा, वो जी कॉस थीटा का भी एक्सिस हो। टू विच यानी कैसा जी सिंगल कपल ऑफ मोमेंटम जी कॉस थीटा, टू विच द सिस्टम ऑफ फोर्स यानी कि जिस पे जो सिस्टम ऑफ फोर्स हो रहा हो उस बॉडी पे वो रिड्यूस हो जाए, उसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस या फिर पॉइंसॉट्स सेंट्रल एक्सिस। इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा ना, पॉइंसॉट्स सेंट्रल एक्सिस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सेंट्रल एक्सिस की। एक सेंट्रल एक्सिस होता है ना, वो सेंट्रल एक्सिस फॉर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज यूनिक ना, यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस होता है ऐसी केवल एक ही लाइन होती है जिसके अलॉन्ग जो रिजल्टेंट फोर्स होता है मैग्नीट्यूड आर वो परफॉर्म करता है, और जो सिंगल कपल ऑफ मोमेंटम जी कॉस थीटा है वो भी एक्सिस होता है ना, उसका भी एक्सिस होता है। तो ऐसी केवल और केवल एक लाइन होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है सेंट्रल एक्सिस का, ठीक, क्वालिटी कि जो सेंट्रल एक्सिस फॉर अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज यूनिक, ठीक है। देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो किसी भी पॉइंट का ना सेंट्रल एक्सिस के किसी भी पॉइंट का जो मोमेंटम ऑफ द रिजल्टेंट कपल होता है ना, वो हमेशा लेस देन होता है ना, मोमेंटम ऑफ द रिजल्टेंट कपल किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के से ना, एक ऐसा आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कि सेंट्रल एक्सिस पे नहीं हो। मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी सेंट्रल एक्सिस है ना, सेंट्रल एक्सिस एक ही होता है, ये हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में सीखा। तो जब सेंट्रल एक्सिस एक होता है तो उस पर ना एक सेंट्रल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का ना अगर हम लोग मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल निकालें तो वह उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, लेस देन हो ना, किससे, एक ऐसे पॉइंट से जो कि सेंट्रल एक्सिस पे नहीं हो उससे, ठीक। ये क्या है आर्टिकल 5 पे हम लोगों ने, हालांकि हम लोगों ने नहीं देखा आर्टिकल 5, हम लोगों ने क्या किया, रिमूव कर दिया आर्टिकल 5, ठीक है, ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप लोगों को बोरियत ना फील हो, मज़ा आए। अच्छा बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्या मज़ा आ रहा होगा, मुझे खुद ही सर्दी हो गई है तो क्या आप लोगों को मज़ा दिलाऊं। देखिए क्या बोल रहा है इन आर्टिकल 5 ना, आर्टिकल 5 में हम लोगों ने देखा कि इफ़ जी इज द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल ना, अगर जी क्या हो, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी आर्बिट्री पॉइंट ओके, तो फिर देन दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पॉइंट ऑन अ सेंट्रल एक्सिस इज ना, इसका मतलब कि जो उसका सेंट्रल एक्सिस होगा वो होगा जी कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, यानी कि जी कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी ना, जी कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए जी कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या होता है, ठीक है। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज स्क्रू और पिच, ठीक, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में हम लोगों से पूछ लेता है कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज स्क्रू, व्हाट इज पिच, ठीक है। देखिए रेंज, सपोज सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स आर, ठीक है। हाँ ये तो हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग को यही सपोज करना है कि बहुत सारे जो फोर्स यानी कि एक सिस्टम ऑफ फोर्स है वो एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रहा है, और वो क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है एक सिंगल फोर्स आर में एक्टिंग एट एन आर्बिट्री चूजन पॉइंट ओ, ठीक, जो कि एक ऐसा सिंगल फोर्स जो कि एक्ट कर रहा हो एक आर्बिट्री चूजन पॉइंट ओ में, और एक कपल ऑफ मोमेंटम जी हो अबाउट एन एक्सिस थ्रो जी, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर ना, जो भी हम लोगों ने सपोज किया फोर्स आर, और द एक्सिस ऑफ कपल जी, ठीक है। तो फिर इफ आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिंगल फोर्स, अगर आर जो है वो मैग्नीट्यूड होगा सिंगल फोर्स का, ठीक है, और के बराबर होगा जी कॉस थीटा, ठीक, क्योंकि जी कॉस थीटा ही क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस होता है। बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कपल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, देन आर एंड के ना, अगर हम लोग आर और के को एक साथ लें ना टुगेदर से टू कॉन्स्टिट्यूट रेंज ऑफ द सिस्टम्स, जो आर और के होंगे उसी को हम लोग रेंज ऑफ द सिस्टम बोलेंगे, अगर हम लोग आर और के को एक साथ लेंगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, इस जो हम लोगों ने फोर्स सपोज किया उसका ना,
उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ द रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए पिच क्या होता है, जो रेशियो होता है के अपान आर ना, के क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल ऑफ मोमेंटम, और आर क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। यानी कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस एंड रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड द पिच, पी इज इक्वल टू के अपान आर, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि पिच क्या होता है, ये पिच होता है पी इज इक्वल टू के अपान आर। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, स्क्रू। स्क्रू क्या होता है, देखिए स्क्रू एक ना स्ट्रेट लाइन होता है ना, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि डिफाइन होता है किसके द्वारा, एक डेफिनिट पिच के द्वारा। देखिए इसका मतलब द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर एक्ट व्हेन कंसीडर्ड टुगेदर विद द पिच पी इज कॉल्ड द स्क्रू, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पर पिच, स्क्रू और रेंच ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग मूव करते हैं अगले वाले टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर का मतलब टॉपिक पे इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ना, क्या होता है ये इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि पूरे इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कोई है तो वो यही है, इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। इसका एग्जाम में आना काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए क्या है ये, टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी ना, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस डिटरमाइन करना है ना, किसका, इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस का, एक ऐसा सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो कि एक्ट कर रहा हो किसी भी एक रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। सेंट्रल एक्सिस, सबसे पहले क्या होता है सेंट्रल एक्सिस, इसका डेफिनेशन हम लोग अभी देख लिए हैं कि जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो एक ऐसा लाइन होता है ना, जो कि जिसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आर होता है वो एक्ट करता है, और वो जो लाइन होता है वो एक्सिस होता है किसका, कपल ऑफ मोमेंटम यानी कि जी कॉस थीटा का, ठीक। देखिए क्या है डेफिनेशन में, अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें फिर से तो एक बार देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, द सेंट्रल एक्सिस of a system of forces acting on a rigid body is the straight line which is locus of the point referred to which as base point. The system of forces reduced to a range, that is, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि जो के यानी कि के अगर हम लोग उसको लिखना चाहे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स है, यार पेन क्यों नहीं चल रही ना, के कॉमा क्या जी ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। यार बुक में कर दिया थोड़ा, क्या करें, बुक में ही कर दिया, सॉरी गंदा लग रहा है ना, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ना, के कॉमा जी, ठीक है। देखिए तो फिर टू द रेंज दैट इज रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स एंड अ सिंगल कपल सच दैट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ द कपल आर द सेम, ठीक। वही बात कि जो सिंगल फोर्स का और जो कपल का एक्सिस होगा वो दोनों सेम होंगे, तो उसी को हम लोग सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एक्सिस का। ये तो हो गया सेंट्रल एक्सिस का डेफिनेशन। देखिए अगर हम लोग सपोज कर लें आर बराबर एक्स वाई जेड ना जो रिजल्ट सिंगल फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है, इस आर बराबर मतलब जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है इस एक सिंगल फोर्स में। कौन से सिंगल फोर्स में, आर बराबर एक्स वाई जेड, इस वाले में ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे का प्लस जेड डी जे का। और जो कपल है जी बराबर कितना है, यल एम एल, इसको हम लोगों ने सपोज किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया, लेट पी यानी एक्स वाई जेड जिसका जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी का, वो क्या है, एक ऐसा पॉइंट है सेंट्रल एक्सिस पे ना, एक पॉइंट है सेंट्रल एक्सिस पे, और अगर ओपी वेक्टर ओपी बराबर आर हो तो फिर आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे का प्लस जेड जे का, सॉरी जेड के, ठीक। और अगर हम लोग पी इज ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम देयरफॉर सिस्टम मस्ट रिड्यूस टू अ रेंज, यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट सेंट्रल एक्सिस पे होगा तो वो जो सिस्टम होगा वो किस पे, रेंज में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग रेंज को कैसा लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल ऑफ मोमेंटम ना, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। जब इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पेयर में लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, आर डैश और जी डैश, इसको हम लोगों ने यहाँ पे आर डैश का मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ना, यानी कि जो सिंगल फोर्स है उसका रिजल्टेंट, और जी डैश क्या है, जो कपल ऑफ मोमेंटम है
वो है, ठीक है। फिर एट पी वी हैव हम लोग क्या मिल जाएगा, आर डैश बराबर आर, ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्रॉस आर। नाउ आर डैश और जी डैश वो क्या है, रेंज है, ठीक। फिर उसके बाद जो वेक्टर है ना, वेक्टर जी डैश और आर डैश वो क्या हो, कोलिनियर हो, तो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, पी आर डैश ना, क्यों, क्योंकि कोलिनियर है ना इसलिए। या जहाँ पर जो पी है वो क्या है, पिच है, पिच ऑफ द रेंज है, ठीक। ये स्केलर में है, ये है वेक्टर, ये है वेक्टर ना, तो इसका मतलब कि जी डैश की जगह पे हम लोग पी आर डैश लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी आर डैश, या फिर आर भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर डैश बराबर आर है, तो यहाँ पे पी आर लिख दिया। और जी का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जी का मतलब है यल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये कहाँ से मिल गया, अरे हम लोगों ने सपोज किया है ना पॉइंट यल यम एन जी का कोऑर्डिनेट, तो यही हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में। तो माइनस आर का मतलब ये, क्रॉस आर का मतलब ये, बराबर पी इंटू आर का मतलब ये, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग जब इसको आई वाला कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोग को यहाँ पर जब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आई वाला कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यल माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई, आई के प्लस यम माइनस स्मॉल जेड कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड जे कैप ना। इसका हम लोग सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों को आई वाला कंपोनेंट, जे वाला कंपोनेंट, के वाला कंपोनेंट, तीनों तीनों को एक साथ अलग अलग मतलब कर देंगे, बराबर यहाँ पे पी कैपिटल एक्स आई कैप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी जो है स्केलर है, ठीक, प्लस पी कैपिटल वाई जे कैप प्लस पी कैपिटल जेड के कैप, ठीक है। फिर अगर हम लोग इक्वेट करें आई कैप का आई कैप के साथ, तो हम लोगों को ये बराबर पी एक्स मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आई कैप ये है और यहाँ पे आई कैप की जगह पे ये है, तो यह बराबर पी एक्स, यहाँ पे मिल गया, ये बराबर पी वाई और ये बराबर पी जेड, ठीक। या फिर यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें पी बराबर, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स इस साइड चला जाएगा, कैपिटल वाई इस साइड चला जाएगा, कैपिटल जेड इस साइड अपान चला जाएगा। इसका मतलब यल माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड कैपिटल वाई अपान कैपिटल एक्स बराबर यम माइनस जेड एक्स प्लस एक्स जेड अपान कैपिटल वाई बराबर एन माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपान कैपिटल जेड बराबर पी। यही हो गया हम लोगों को सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट हो गया, ओके। सो इसी के साथ ये वाला जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी, थैंक यू।